get the latest update of our videos, please click the subscribe button and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी डेली में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 6 के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड टॉपिक पर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम्स क्या क्या होते हैं, फूड की वैरायटीज़ क्या क्या होती है ना, और किस किस टाइम पे हम किस किस तरीके का यानी किस किस टाइप का मील लेते हैं, किस किस टाइप का खाना लेते हैं, है ना। ब्रेकफास्ट में हम क्या खाते हैं, लंच में हम क्या खाते हैं और साथ ही साथ हम डिनर में क्या खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि भाई खाने के ऐसे क्या क्या घटक है जो हमारे शरीर के लिए, ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम शुरुआत करते हैं कि देखिए एक खाने में क्या क्या होना चाहिए। तो एक खाना ऐसा होता है जिसमें दाल चावल, है ना, दाल चावल या हम कह सकते हैं चपाती, दाल और सब्जी होती है। एक ऐसा होता है जिसमें दाल सांभर या वेजिटेबल कह सकते हैं, चलो भिंडी की सब्जी होती है। और एक ऐसा खाना भी हो सकता है जिसमें अप्पम, फिश करी या वेजिटेबल्स होते हैं, है ना, और वेजिटेबल्स होते हैं। तो बेसिकली इस पॉइंट से मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि डिफरेंट यानी अलग अलग रीजन के अलग अलग खाना हो सकता है, अलग अलग खाने को हम मील कह सकते हैं जो लोग अपने खाने में लेते हैं। इसके अलावा लोग और क्या क्या लेते हैं, तो इसके अलावा लोग जैसे अगर हम कह दें तो देखिए रीजन के हिसाब से अलग अलग खाने बांटे हुए हैं, है ना। अगर हम बोले कि भाई पंजाब की बात करें तो देखिए यहाँ पे पंजाब, बेसिकली पंजाब में क्या खाया जाता है, तो बहुत मेजर प्रपोर्शन में या मेजर क्वांटिटी में यहाँ पे लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं मक्के की रोटी, है ना। दाल वाले आइटम में लोग क्या पसंद करते हैं, राजमा, और वेजिटेबल में लोग सरसों का साग खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा वो अपने खाने के साथ घी या दही भी खाते हैं। ठीक है, अब अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे कल्टीवेशन राइस का ज़्यादा है, तो इसलिए क्या हो सकता है कि वहाँ पे ना लोग राइस खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तुवल दाल या रसम भी वो ज़्यादा पसंद करते हैं, कुंदरू की सब्ज़ी वो ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा वो छाछ, घी और पिकल यानी कि अचार, ये सब चीज़ें वो खाते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि ये जो कॉमन मील है जो रीजन टू रीजन या स्टेट टू स्टेट क्या करता है, वेरी करता है, लेकिन अल्टीमेटली इनमें कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जो कि हमारी बॉडी को कुछ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यही जो 2.1 का जो एग्जैक्टली जो टॉपिक है कि ये क्या बोलना चाह रहा है कि व्हाट डू यू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। तो ये जो डिफरेंट फूड आइटम है क्या क्या अपने अंदर कंटेन करते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि हमको ये पता है कि भाई हर एक डिश जो है उसमें कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, चाहे वो 1 इंग्रेडिएंट हो, चाहे एक से ज़्यादा हो, चाहे एक हो या चाहे एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हो। तो और ये इंग्रेडिएंट हमें कहाँ से मिलता है, ये इंग्रेडिएंट हमें या तो ये प्लांट से मिलेंगे या तो ये हमें कहाँ से मिलेंगे, एनिमल से मिलेंगे। तो ये जो इंग्रेडिएंट होते हैं इनमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, इनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो ऐसे ही कंपोनेंट्स, ऐसे ही चीज़ों को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर खाने में जो मेजर मात्रा में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो एग्जैक्टली होते कौन से हैं, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। ठीक है, ये मेजर प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं किसी भी खाने में, ये मेजर प्रोपोर्शन में आपको यानी जब आप खाना खाते हैं तो ये चीज़ें आपके बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती है ना। और इन एडिशन इसके साथ साथ क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स और वाटर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी को बेनिफिट मिलता है इससे। ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या हर प्रकार के खाने में ये न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, ये पूरे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। तो विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर द कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन 1 or more these nutrients. The taste of the presence of carbohydrate, protein and fat are simpler to do as compared to the taste of other nutrients. ठीक है, तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि हम कुछ ऐसे सिंपल मेथड फॉलो कर सकते हैं जिससे हमें ये पता पड़े कि इस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट में कितने न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं, क्या इसमें एक न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, क्या इसमें सब न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, क्या इसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट अवेलेबल है ना, एक से ज़्यादा पर सब नहीं, है ना। ये तो किस मात्रा में और किस किस मात्रा में, कितनी कितनी मात्रा में यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, ऐसे हम कुछ डिफरेंट टेस्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टेस्ट करके कर सकते हैं। तो आगे ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि
जैसे कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या फैट, इन सबके कंपैरिजन हम पर्टिकुलर खाने इंग्रेडिएंट में चेक कर सकते हैं। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई समझाने वाली बात नहीं है कि ये टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास आयोडीन होना चाहिए, कॉपर सल्फेट होना चाहिए और कॉस्टिक सोडा होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास टेस्ट ट्यूब भी होना चाहिए और एक ड्रॉपर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है जिससे आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्टार्च है या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, स्टार्च है या नहीं है, फैट है या नहीं है, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगी। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ अभी के लिए क्योंकि ये एक्टिविटी है और बेसिकली इस एक्टिविटी को लैब में परफॉर्म किया जाता है। तो मैं अगर इसे ओरली समझा भी दूंगा तो ये बहुत सिंपल है, आप इसे पढ़ के भी समझ सकते हैं। इसका जो मेन पॉइंट जो है, इस मेन पॉइंट में हम आते हैं कि व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू इन आवर बॉडी। जैसे मैंने आपको बताया है कि न्यूट्रिएंट्स जो फूड में होते हैं मेजर प्रोपोर्शन में वो होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट और कह सकते हैं प्रोटीन, है ना। कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, इसके अलावा आपका क्या होता है, हम कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, है ना, ये सब चीज़ें। इसके अलावा आपके डाइटरी फाइबर्स होते हैं, वाटर होता है। तो ये एग्जैक्टली हमारी बॉडी में क्या असर करते हैं। तो अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मेनली एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, हमारी बॉडी को क्या करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी, फैट भी हमें एनर्जी देती है। इनफैक्ट फैट गिव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि फूड जो कंटेन करते हैं, यानी जो फैट और कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हैं, इसको ऐसे फूड को क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। ऐसे फूड को हम बेसिकली क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। प्रोटीन्स जो है वो किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन जो है वो इस्तेमाल होते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए। प्रोटीन जो होते हैं वो किस लिए होते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे, ये आगे बोलना चाह रहा है कि फूड जो विटामिन्स होते हैं, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है कि विटामिन्स जो होते हैं वो भी बहुत असेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। तो देखिए क्या होता है ना कि विटामिन, बहुत डिफरेंट टाइप के विटामिन हमको खाने में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के विटामिन एग्जांपल लेते हैं, चलिए। तो जो विटामिन ए है, देखिए ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है। तो जो विटामिन ए है वो बेसिकली किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो विटामिन सी क्या करता है हमारी बॉडी पे, विटामिन ए क्या करता है हमारी बॉडी पे, विटामिन ए हमारी बॉडी पे यानी हमारी जो स्किन और हमारी जो आईज़ है उसे हेल्दी रखता है, ठीक है। इसी के साथ साथ विटामिन सी जो होता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी को डिसीज़ के अगेंस्ट लड़ने के लिए मीन्स वो बनाता है, हम कह सकते हैं कि बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी जो डिसीज़ होती है डिसीज़ से फाइट करने की ताकत देता है विटामिन सी। और विटामिन डी जो होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को हेल्प करता है कैल्शियम, है ना, जो कि बोन और टीथ के लिए एसेंशियल होते हैं। वो क्या करता है, विटामिन डी हमारी बॉडी को कैल्शियम प्रोवाइड करता है, या हम कह सकते हैं कि विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम। विटामिन डी हमारी बॉडी को कैल्शियम यूज़ करने की ताकत देता है, ठीक है, जो कि हमारी बोन और टीथ के लिए ज़रूरी होते हैं। बोन और टीथ के लिए बेसिकली वो क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन द फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे फूड दिए हुए हैं जो बेसिकली जो विटामिन के लिए, फिगर के लिए बताए हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करूँ तो देखिए न्यूट्रिएंट्स में जो कुछ सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो हैं, ठीक है। तो जैसे आपका हो गया स्वीट पोटैटो हो गया आपका, या पोटैटो हो गया, है ना। ये मीन्स बेसिकली ये क्या है, ये जो मैं नाम आपको दे रहा हूँ ये किस चीज़ के हैं, ये उन चीज़ों के हैं जो कि आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे राइस हो गया उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, बाजरे में होता है, व्हीट में होता है, स्वीट पोटैटो में होता है, पोटैटो में होता है, शुगर कैन में भी होता है ना। फ्रूट्स को देखा जाए तो पपाया में होता है, मेलन में होता है, फिर उसके अलावा आपका मैंगो में भी आपको कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, मेज़ यानी मक्के में भी आपका कार्बोहाइड्रेट
पाया जाता है। अगर हम फैट की बात करें तो देखिए फैट में भी हमें प्लांट सोर्स से अगर हम देखते हैं तो अगर हमारा सोर्स प्लांट है तो प्लांट में हमें ग्राउंडनट हो गया है ना, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया है ना, सोयाबीन ऑयल हो गया या तिल्ली का तेल हो गया, तो या तिल्ली खुद, ये सब हमें क्या प्रोवाइड करती है, फैट प्रोवाइड करती है। और बी में अगर हम देखें तो देखिए आपका जैसा फिश हो गया, मीट हो गया, घी हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, यानी मिल्क में भी आपका क्रीम हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, ये आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, ये आपको फैट प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किस बारे में, यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमें प्रोटीन कहाँ से मिलता है। तो देखो प्लांट के सोर्स से अगर देखा जाए तो प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, हमें प्रोटीन मिलता है चने से, यानी ग्राम, ग्राम का मतलब होता है चना, मूंग से मिलता है, दाल से मिलता है, बीन्स से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है ना, सोयाबीन से भी मिलता है हमें प्रोटीन रिच ऑफ। अगर मैं आपको बताऊं तो ये मुझे इस चीज़ की जानकारी है कि सोयाबीन जो होता है आपका, सोया चंक जो कहते हैं, इट इज़ रिच ऑफ प्रोटीन, इसमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपको पनीर से भी प्रोटीन मिलता है, फिश से मिलता है, मीट से मिलता है, एग से मिलता है, मिल्क से भी मिलता है। अब चलिए बात करते हैं, जैसे हम पहले बात कर रहे थे विटामिन के बारे में, तो देखिए विटामिन ए हमें कहाँ कहाँ से अवेलेबल होता है। तो विटामिन ए के जो कुछ सोर्स है वो है जैसे आपका फिश ऑयल है, मिल्क है ना, और आपका गाजर हो गया, ठीक है, इसके अलावा पपीता हो गया, इससे आपको क्या मिल सकता है, विटामिन ए मिल सकता है। विटामिन बी का रिसोर्स क्या है, तो विटामिन बी का रिसोर्स है जैसे आपका जो हम कह सकते हैं गेहूं हो गया, चावल हो गया, यहाँ से भी आपको विटामिन बी, इसके अलावा लीवर करके है उससे भी आपको विटामिन बी मिल सकता है। अब विटामिन सी की बात करते हैं। देखिए विटामिन सी की एक खासियत मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ये ऑरेंज हो गया, गुआवा हो गया, टोमेटो हो गया, लेमन हो गया, आंवला हो गया, ठीक है, इसके अलावा चिली हो गया, यहाँ पे आपको इससे आपको क्या मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादातर जो आइटम आपको दिख रहे हैं वो क्या है, एसिडिक नेचर यानी खट्टे हैं, खट्टे नेचर के हैं, जैसे गुआवा हो गया आपका, ऑरेंज हो गया, टोमेटो हो गया, आंवला भी हो गया है ना, लेमन हो गया यानी नींबू हो गया, ये सब रिच ऑफ विटामिन सी सोर्स हैं। इसके अलावा अगर हम विटामिन डी की बात करें तो भाई क्या कहने, विटामिन डी में हमें मिल्क से विटामिन डी मिलता है ना, मक्खन खाओ भाई, मक्खन से विटामिन डी मिलेगा आपको, लीवर से मिलेगा, एग से मिलेगा, फिश से मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे आपको विटामिन्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। विटामिन आर डिफरेंट काइंड ऑफ नोन बाय डिफरेंट नेम, सम ऑफ दिस आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। There is also a group of vitamin called vitamin B complex. Our body need all type of vitamin इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो देखिए क्या बोलना चाह रहा है कि विटामिन जो है इनमें भी एक सब डिवीज़न हुआ है कि भाई विटामिन जो है ये अलग अलग टाइप के हैं। तो विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, के भी होता है ना। और एक पर्टिकुलर एक डिवीज़न होता है विटामिन का जिसे हम ग्रुप होता है जिसे हम क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी बॉडी के लिए हर टाइप के विटामिन जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन द पॉइंट 2.10। तो कुछ मिनरल्स भी हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मिनरल भी हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ये सब भारी मात्रा में चाहिए तो होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए, फैट ज़्यादा मात्रा में चाहिए, इसके अलावा हमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में चाहिए, विटामिन भी ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो मिनरल भी जो बेसिकली होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, भले स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं लेकिन होते ज़रूर हैं, ठीक है। तो ईच वन इज़ एसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो हर एक मिनरल जो है हमारी बॉडी में प्रॉपर ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है। अब ये मिनरल कौन से होते हैं, तो देखिए साइड में आपको दिया हुआ है सोर्सेज ऑफ सम मिनरल। तो ये मिनरल बेसिकली कौन से होते हैं, तो पहला होता है आपका आयोडीन जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है। ये हमें कहाँ से मिल सकता है, तो ये हमें जिंजर से मिलता है आयोडीन। नमक है ना, नमक सबसे मेन सोर्स है, तो नमक से हमें आयोडीन मिलता है, फिश से मिलता है, क्रैब से मिलता है, ठीक है। इसके अलावा फास्फोरस हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है जो कि हमें गेहूं से मिल सकता है, बनाना से मिलता है, बनाना सबको खाना पसंद है, बनाना से मिलता है, चिली से भी मिलता है, मिल्क से मिलता है, चावल से भी मिलता है,
ठीक है। इसके अलावा आपको आयरन बहुत रिक्वायर्ड होता है बॉडी के लिए, तो आयरन के भी कुछ मेजर सोर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आयरन आपको यानी भाजी से भी मिलता है आयरन, एप्पल से आपको मिलता है ना, गुआवा से आपको मिल सकता है आयरन। कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम का सबसे मेन सोर्स होता है आपका एग, है ना, दूध होता है, एग होता है, जो कि रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ कहने आगे क्या कह रहा है कि मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। हर एक फूड आइटम यानी ज़्यादातर अगर फूड आइटम की हम बात करें तो उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस व्हाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल, है ना। हाउएवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन अदर, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब आपने वो एक्टिविटी, ऊपर जो एक्टिविटी दी हुई थी ना, तो अगर आपने वो एक्टिविटी की होगी तो उसमें आपने जब उसका ऑब्जर्वेशन लिया होगा तो ऑब्जर्वेशन में हर एक फूड आइटम जो है उसमें कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिर भी अगर रॉ मटेरियल पे देखा जाए तो वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में भी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन द अदर। कोई एक पर्टिकुलर यानी हर खाने में कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ज़रूर ऐसा होगा जो बाकी न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है उसमें, है ना। जैसे कि राइस को ले लो, तो राइस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स। जैसे हमने अभी देखा यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज़ है, मिनरल की बात की है तो भाई देखो फॉस्फोरस उसमें अवेलेबल है, बराबर, राइस में फॉस्फोरस अवेलेबल है। फिर विटामिन बी में भी राइस में विटामिन बी भी अवेलेबल होता है। ऐसे आप अगर ऊपर देखोगे तो प्रोटीन में भी आपको कहीं ना कहीं देखने मिलेगा, है ना, प्रोटीन में देखने मिलेगा, और कार्बोहाइड्रेट में तो है ही है। तो रिच सोर्स ऑफ राइस में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। तो बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। तो इस न्यूट्रिएंट के अलावा अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी को ना डाइटरी फाइबर और वाटर की भी सबसे ज़्यादा काफ़ी ज़रूरत होती है। तो हम ना डाइटरी फाइबर को रफेज भी कहते हैं, डाइटरी फाइबर को हम क्या कहते हैं, रफेज भी कहते हैं। ठीक है। तो रफेज मेनली क्या करता है, मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। तो ये जो प्लांट के जो बेसिकली प्लांट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना हमारे खाने में, यानी जो वेजिटेबल्स होते हैं, उसके थ्रू हमें जो कुछ मिलता है तो मिलता है, लेकिन साथ ही साथ हमें डाइटरी फाइबर भी अवेलेबल होते हैं, यानी रफेज भी हमें मिलता है। ठीक है। होल ग्रेन एंड पर्ल्स, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। तो आप जैसे देखेंगे कि जितने भी ग्रेन्स है, दाने हो गए या पल्सेस हो गई, पोटैटो हो गए, फ्रेश फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, ये सब कहीं ना कहीं एक मेन सोर्स है रफेज के। और रफेज क्या करता है, हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, पर ये क्यों एसेंशियल होता है, क्योंकि जो हमारा मीन्स हम कह सकते हैं कि बट इट इज़ एसेंशियल कंपोनेंट फॉर आवर फूड एंड एड इट्स बल्क। और ये हमारे खाने में क्या होता है कि ये रफेज जो होता है ये बेसिकली क्या करता है कि ये हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट तो प्रोवाइड नहीं करता, पर ये ज़रूरी होता है, ज़रूरी कंपोनेंट है एज ए फूड हमारी बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में आसानी मीन्स हेल्प करता है। ठीक है। वाटर हमारी बॉडी को क्या करता है, वाटर हमारी बॉडी को हेल्प करता है ताकि वो खाने में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है। पानी जो होता है हमारी बॉडी को क्या हेल्प करता है, पानी हमारी बॉडी को हेल्प करता है खाने में से न्यूट्रिएंट्स को क्या करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग सम वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन एंड स्वीट। तो इसके साथ साथ पानी, जो पानी पीने कहते हैं ना, तो पानी क्यों रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी से जो वेस्ट होता है, यानी जो हम कह सकते हैं जो गंदगी होती है, एज ए यूरिन और पसीने के रूप में हमारी बॉडी से अलग करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड फ्रॉम द लिक्विड, है ना, दैट आवर बॉडी गेट फ्रॉम द लिक्विड। नॉर्मली हमारी बॉडी को जो पानी मिलता है वो कहाँ से मिलता है, एक तो हम पीते हैं पानी, ठीक है, इसके अलावा मिल्क हो गया, टी हो गया, इससे भी हमारी बॉडी को पानी मिलता है। ठीक है। अगर हम देखें तो इन एडिशन हम क्या करते हैं, हम जब खाना पका रहे होते हैं तो खाना पकाते टाइम पे भी हम हमारे खाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, जब आप रोटी के लिए आटा लगाते हो
तो आप आटे में पानी मिलाते हो, है ना। फिर इसके अलावा आप सब्जी बनाते हो तो आप पानी, दाल जब आप बनाते हो, दाल को उबालते हो, है ना, कुकर में जब सीटी लगाते हो दाल की, तो आप पानी की हेल्प लेते हो। तो इस तरीके से हमारी बॉडी को क्या होता है, पानी मिलता है। इसके अलावा अगर मैं एक एक्टिविटी की बात करूं तो बहुत सिंपल सी एक्टिविटी आपको बताता हूं। भाई क्या कीजिए, एक टमाटर लीजिए या लेमन लीजिए, ठीक है। टमाटर लो या लेमन लो और फिर आप उसको क्या करो, नाइफ़ की हेल्प से उसे काटो। काटने पे आपको दिखेगा कि टमाटर जो है उसमें से भी रस निकल रहा है, आपके हाथ गीले हो गए। नींबू काट रहे हो तो नींबू से भी रस निकल रहा है, आपके हाथ गीले हो गए। तो ये बेसिकली होता क्यों है, तो केयरफुली अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जब आप कोई भी फल या फ्रूट काट रहे हो, है ना, फल मीन्स कोई भी आप फल काट रहे हो या वेजिटेबल काट रहे हो, तो कई सारे ऐसे वेजिटेबल यानी ऐसी सब्जियां और ऐसे फल होते हैं जो कि खुद में भी पानी कंटेन करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको पकाने के लिए हमें क्या करना होता है, पानी का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट के बारे में। तो बेसिकली बैलेंस डाइट होता क्या है, तो हम कह सकते हैं कि भाई जो हम खाते हैं वो हमारी डाइट है, यानी कि नॉर्मली जो हम खाते हैं दिन भर वो हमारी डाइट है। लेकिन फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ द गुड हेल्थ आवर बॉडी या आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड। यानी हम कह सकते हैं कि हम दिन भर जो खाते हैं उसे हम हमारी डाइट कह सकते हैं, लेकिन जो हमारी बॉडी को ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, है ना, हमारी गुड हेल्थ के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए हमारी बॉडी को हमारी डाइट में हर टाइप के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ना, वो भी राइट क्वांटिटी में, वो भी एकदम राइट क्वांटिटी में हमें हर टाइप के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। ऐसे डाइट को हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। बहुत सिंपल से वर्ड में अगर मैं आपको समझाऊं तो ना ज़्यादा खाना ना कम खाना इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। यानी द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। यानी ऐसी डाइट जिसमें कोई न्यूट्रिएंट्स ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, उसमें रफेज भी हो, उसमें वाटर भी हमारी बॉडी को मिल जाए, उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। अब देखिए काफ़ी सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, लाइक पल्सेस हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन हो गया, स्प्राउटेड सीड्स हो गए, फर्मेंटेड फूड हो गया। यानी ज़्यादातर देखिए फर्मेंटेड फूड यानी जो साउथ इंडियन फूड्स होते हैं जैसे लाइक इडली डोसा, है ना, या कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर हो गया, मिसिसिपी रोटी हो गया, ठेपला हो गया, सीरियल एंड पल्सेस का जिसमें कॉम्बिनेशन होता है ना, तो बनाना हो गया, स्पिनच हो गया, पालक, सत्तू हो गया, जैगरी हो गया, और कई सारे ऐसे वेजिटेबल है जिसमें काफ़ी भारी मात्रा में आपको क्या न्यूट्रिएंट्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर वन कैन ईट बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। तो इसका मतलब क्या है कि ये सब जो चीज़ें हैं ये नॉर्मली हमारे घरों में अवेलेबल होती है और हम एक बैलेंस डाइट इनमें ले सकते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल या बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ों को इस्तेमाल किए बिना। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो हमारे रेगुलर रूटीन में हमारे घर में अवेलेबल होती है, ठीक है। पर सवाल यहाँ पे ये है क्या इनको खाने के बाद यानी ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। अब सही तरीके का खाना यानी जो ऊपर मेंशन किए हुए हैं सिर्फ यही खाने से ज़रूरी नहीं कि हमें पूरे न्यूट्रिएंट्स मिले, है ना। क्यों? क्योंकि इट शुड बी कुक्ड प्रॉपरली। सबसे पहले तो इसका कुक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट शुड बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। तो सबसे पहले तो इसका पकना मीन्स इसका बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सही तरीके से, नहीं तो क्या होता है कि इसके न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट होने के भी चांसेस होते हैं। आपने सुना होगा जैसे कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं प्रोसेस ऑफ कुकिंग यानी खाना बनाते वक्त या उसके प्रिपरेशन के टाइम पे काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि लॉस हो जाते हैं। नॉर्मली हमें ध्यान होता नहीं है या हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाते, लेकिन ये चीज़ होती है, ठीक है। अब जैसे अगर हम वेजिटेबल या फ्रूट की बात करें तो अगर हम उसे काटने के बाद यानी अगर आप वेजिटेबल काटने के बाद उसे धो दोगे या छीलने के बाद उसे अगर धो दोगे कम्प्लीटली तो उसे धोने पे क्या होता है कि उसके जो विटामिन्स है वो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। द स्किन ऑफ मेनी वेजिटेबल एंड फ्रूट कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स, है ना। तो कई सारे ऐसे वेजिटेबल और कई सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें विटामिन और मिनरल्स जो हैं भारी मात्रा में पाए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि रिपीटेडली अगर आप वॉश करते हैं राइस को या दाल को,
है ना, तो वो भी क्या करता है कि उसमें जो विटामिन और मिनरल अवेलेबल हैं वो भी उसके साथ धुल जाते हैं। यानी अगर हम कहें कि भाई जैसा चावल को धोना तो ज़रूरी है, लेकिन क्या होता है हम रिपीटेडली 8 मीन्स 5 6 7 बार ऐसा धो डाले तो उसके बाद क्या होता है कि उसमें जो विटामिन कंटेंट हैं वो क्या होते हैं, वो वॉश आउट हो जाते हैं। वैसे ही खाना बनाते वक्त अगर हम एक्सेसिव क्वांटिटी में अगर वाटर का यूज़ करें, एक्सेसिव क्वांटिटी में अगर हम वाटर का यूज़ करते हैं तो भी क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है। ठीक है, खाना बनाते टाइम पे अगर हम एक्सेसिव क्वांटिटी में वाटर का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उससे जो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उसका लॉस होगा। विटामिन सी जो होता है, बहुत सिंपल सा एक और एग्जांपल देता हूँ कि विटामिन सी जो होता है वो कैसे डिस्ट्रॉय हो जाता है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाने पे विटामिन सी, किसी भी पर्टिकुलर आइटम जिसमें विटामिन सी अवेलेबल है उस पर्टिकुलर आइटम का विटामिन सी भी क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है बहुत ज़्यादा कुक करने पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, जो कैरेक्टर दिया हुआ है बूझो थॉट दैट फैट वुड बी बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। तो वो क्या कह रहा है कि बूझो का क्या सोच रहा है यहाँ पे, क्या इस लाइन से क्या मतलब है कि वो जो कैरेक्टर है बूझो उसका कहना क्या है कि भाई फैट जो है वो हमेशा खाने में अच्छे होते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इजंट इट। तो देखिए जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई फैट में एनर्जी ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, पर इसका फैट का अपना एक डिसएडवांटेज भी होता है। अब वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप फैट खाते हैं, लाइक समोसा खा लिए, पूड़ी सब्जी खा लिए, मलाई खा लिए, रबड़ी खा लिए, पेड़ा खा लिए, है ना, तो इससे क्या होता है कि इससे आपके अंदर फैट की रिचनेस ज़्यादा हो जाती है, यानी फैट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है और आपकी ओबेसिटी बढ़ने लगती है। क्या बढ़ने लगती है? ओबेसिटी। और इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके अंदर फैट जो न्यूट्रिएंट है इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और बाकी न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी, जिसके कारण डेफिशिएंसी डिसीज़ भी हो सकती है। तो देखिए डेफिशिएंसी डिसीज़ का मतलब क्या होता है कि ऐसी डिसीज़ जो कि न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होता है। कि अगर कोई पर्सन इनफ फूड खा रहा है, ठीक है, समझो इस बात को कि अगर कोई पर्सन इनफ फूड खा रहा है बट सम टाइम वो पर्सन के उस खाने में, यानी उस पर्टिकुलर कोई पर्सन तीनों टाइम खाना खा रहा है, बराबर खाना खा रहा है, कोई कमी नहीं कर रहा है खाने में, लेकिन अगर उसके खाने में प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स यानी प्रॉपर प्रोपोर्शन में न्यूट्रिएंट्स अगर उसकी बॉडी में नहीं जा रहे हैं तो उसे डेफिशिएंसी डिसीज़ हो सकती है। देखिए ओबेसिटी जो है बेसिकली हमारे इंडिया में काफ़ी जगह आपको ओबेसिटी देखने मिलेगी और आज की जनरेशन के काफ़ी बच्चों में देखने मिलेगी। क्यों? क्योंकि उन्हें मैगी खाना पसंद होता है या जंक फूड खाना पसंद होता है इंस्टेड ऑफ घर की दाल चावल सब्जी रोटी के अलावा, है ना। तो ये ओबेसिटी यानी मोटापा उन्हें उनमें देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जिन्हें पर्टिकुलर कुछ चीज़ जैसे सैलेड खाना पसंद नहीं होता, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें भटा खाना पसंद नहीं होता, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें काफ़ी सारे ऐसे यानी पर्टिकुलर सब्जियां पसंद नहीं होती। तो उससे भी क्या होता है कि उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है और न्यूट्रिएंट्स की कमी होने के कारण उनके अंदर डेफिशिएंसी आने लगती है। और न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आने के कारण क्या होता है कि उनमें डेफिशिएंसी डिसीज़ हो जाती है। क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी डिसीज़ हो जाती है उन्हें, यानी डेफिशिएंसी की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी डिसीज़ हो जाती है, यानी उनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और एक बीमारी का रूप ले लेती है वो। तो अब आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज और हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कोई ऐसा पर्सन है जिसे अपने खाने में काफ़ी लंबे समय से प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा कि उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, है ना। उसका चेहरे में स्वेलिंग दिखने लगेगी, डिस्कलरेशन यानी बालों का कलर भी जाने लगेगा, ब्लैक कलर जाने लगेगा और उसको स्किन डिसीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है, डायरिया होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे ही अगर कोई पर्सन है जिसको कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी है, यानी कार्बोहाइड्रेट उसके खाने में कम जा रहा है या प्रोटीन कम जा रहा है, तो क्या होगा, लंबे समय से अगर ये इसकी कमी जाते रहेगी तो उसका ग्रोथ एकदम से रुक जाएगी। साथ ही साथ क्या होगा, वो उसकी बॉडी एकदम लीन और थीन यानी बहुत वीक दिखने लगेगा चेहरे से भी और अपनी बॉडी से भी। और कई बार तो ऐसी सिचुएशन आती है कि ऐसी कमी होने के कारण ना पर्सन मूव भी नहीं कर सकता यहाँ से वहाँ। तो बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हमारे खाने में हर टाइप के न्यूट्रिएंट्स हमें मिले। इसके अलावा डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसऑर्डर।
तो कई सारे ऐसे विटामिन और मिनरल की कमी के कारण भी हमें काफ़ी सारे डिसीज़ और डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। तो ऑल डेफिशिएंसी डिसीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। तो इसका बस एक ही इलाज है कि भाई आप बैलेंस डाइट लीजिए, है ना। हर चीज़ थोड़ी थोड़ी करके कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाइए, रेगुलर खाइए और हम अपने बॉडी को बैलेंस मीन्स डाइट एक प्रॉपर मात्रा में दीजिए। उससे क्या होगा कि उससे एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उन्हें मिलते रहेंगे, किसी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी और उन्हें डेफिशिएंसी डिसीज़ होगी नहीं। तो हम इस चैप्टर में हम क्या देख रहे हैं कि हमसे ही ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जो खाना हम खा रहे हैं उसमें पूरे तरीके के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं। अगर पूरे तरीके के न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जा रहे हैं तो देखो यहाँ चार्ट में आप लोगों के लिए कुछ दिया हुआ है कि अगर भाई आपको विटामिन ए की कमी होगी तो आपको लॉस ऑफ विज़न होगा, यानी किस तरीके की बीमारी होगी, आपको दिखने में कमी होगी, है ना, आपको धुंधला दिखने लगेगा। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं ये बिल्कुल ध्यान से सुनिए। तो इसके सिम्टम्स होते हैं कि पुअर विज़न होता है, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस यानी अंधेरे में दिखना बंद हो जाता है, या समटाइम्स क्या होता है कि कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न, और कई बार हम अंधे भी हो सकते हैं। विटामिन बी की कमी होने से देखिए बेरी की प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक यानी डिसीज़ या डिसऑर्डर कह सकते हैं, कि वीक मसल कह सकते हैं, या लिटिल एनर्जी वर्क, यानी हम मतलब छोटे मोटे काम ही कर सकते हैं, बहुत ऐसी कोई काम नहीं कर सकते जिसमें ज़्यादा एनर्जी हमें यूज़ करनी पड़े। ठीक है, अगर हमें विटामिन सी की कमी हो गई तो स्कर्वी हो सकता है, जिसमें हमारे जो मसूड़े हैं वहाँ से पस निकल सकता है, या घाव बन जाते हैं, या कई बार समय ले लेता है हमारे, यानी मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं विटामिन सी की कमी से। इसके अलावा विटामिन डी जो होता है उससे रिकेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी कि हमारी जो बोन्स होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और बैंड होने लगती है, टेढ़ी होने लगती है, जिससे हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में भी चेंज आता है और बोन्स भी वीक हो जाती है। तो बिल्कुल विटामिन डी भी सही मात्रा में ले। ठीक है, कैल्शियम में क्या होता है कि बोन और टूथ जो है वो टीके होने लगते हैं ना, कैल्शियम की कमी से है ना खोखले होने लगते हैं, वीक होने लगते हैं। ठीक है, आयोडीन की कमी से गोइटर यानी कि घेंगा होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वोलन, जो हमारा गला होता है ना वो एकदम से ऐसा फूल जाता है आयोडीन की कमी से। ठीक है, और मेंटल डिसेबिलिटी भी होने लगती है कई छोटे बच्चों में आयोडीन की कमी से मेंटल डिसेबिलिटी। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आयरन। आयरन जो होता है वो हमारे ब्लड बनाने में बहुत हेल्प करता है, और अगर आयरन की कमी हो गई तो हमें जो बीमारी हो सकती है वो होती है एनीमिया, और एनीमिया हमारे लिए काफ़ी मीन्स घातक कह सकते हैं, क्योंकि इससे वीकनेस बढ़ जाती है, और कई बार वीकनेस इतनी बढ़ जाती है कि कुछ एक बड़े रूप मीन्स बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है इसमें। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि भाई अगर इस चैप्टर में हम खुद से ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम जो खाना खाते हैं, या ये कह सकते हैं हम कि जो वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम द डिफरेंट रीजन हैव अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन, इसीलिए क्या होता है कि ये जो हमारे इंडिया में जो अलग अलग रीजन में जो खाना खाया जाता है ना, उसके कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड एंश्योर दैट आवर मील हैव बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीड बाय द बॉडी, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन में हमें, क्योंकि क्या होता है कि हर अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप का खाना देखने मिलता है, हमें खाने मिलता है, तो हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं, हम किसी भी रीजन में हो, पर हम जो खा रहे हैं क्या वो बैलेंस डाइट है, और अगर है तो क्या उसमें न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है वो हमें मिल रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हम इस चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, और हम यहाँ पे इस चैप्टर को क्लोज करते हैं क्योंकि चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं और भी चैप्टर्स काफ़ी अच्छे एक्सप्लेनेशन और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ लेके आऊँगा। इसके अलावा अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे नहीं गए तो भाई जल्दी से चले जाओ, क्योंकि आपको वहाँ पे नोट्स भी अवेलेबल हो जाती है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।